सच कह रही हूँ पूनम, अगर आज तुम नहीं होती तो ये रसोई नहीं सब्जी मंडी लग रही थी। भाभी सच कहा आपने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। और अब देखो कांच की शीशी की तरह चमक रही है। जब से पूनम हमारे घर आई है हमारा तो सारा टेंशन ही खत्म हो गया है। अरे पहले वाली वो शांता थी, आपको याद है भाभी? काम कम, बस सारा दिन फोन पे लगी रहती थी। अरे भाभी, मेरे को काम में ना कोई कामचोरी अच्छी नहीं लगती, मैं ईमानदारी से काम करती है। हाँ तभी तो हमें इतने महीनों में कभी तूने शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। और हमें तो ऐसी काम वाली चाहिए थी जो हमारी मदद कर सके। अब देखो इतना बड़ा परिवार है, उस पर हर हफ्ते कोई ना कोई मेहमान आ जाते हैं। पापा और हमारे पतियों की इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो उसके लिए घर में कितनी सारी पार्टीज भी होती रहती है। हम दोनों सब कुछ अकेले तो नहीं संभाल पाते। हाँ, आज ही हम सबको रात में पार्टी में जाना है, लेकिन वही सोच रहे हैं घर में इतना सारा काम पड़ा है, कैसे छोड़कर जाएंगे। अरे भाभी, इसमें सोचने का क्या है, मैं हूं ना, मैं आपके आने तक सब कुछ साफ करके रखेगी, किचन भी साफ करेगी और सारे घर का पोछा भी लगा कर रखेगी। आप जब तक आएंगे तब तक मैं सारे घर का काम करके रखेगी। फिर तो कोई चिंता ही नहीं ना भाभी। हाँ बिल्कुल ठीक। पूजा को तो पूनम की बात सही लगी थी, लेकिन कोमल को ये सही नहीं लग रहा था कि वो इतने भरे पूरे घर को काम वाले के भरोसे पर छोड़कर जाए। और उसके सास ससुर का भी यही कहना था, घर में इतनी सारी चीजें हैं, कीमती चीजें भी, हम यूं ही काम वाले को सब सौंप कर नहीं निकल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। अरे लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करके रखा हुआ है और हम कहीं भी हो फोन पे यहाँ क्या हो रहा है हम सब देख सकते हैं। हाँ, और पूनम को तो ये बात पता भी नहीं कि हमने यहाँ कैमरा लगाया हुआ है। अगर उससे कुछ किया भी तो हम फोन पे देख सकते हैं। हाँ पापा, हम में से कोई ना कोई यहाँ फोन पर देखता रहेगा कि पूनम यहाँ काम कर रही है या कुछ और। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना पापा जी? अब कोई दिक्कत नहीं है अगर कैमरा लगा हुआ है तो फिर चलो सब तैयार हो जाओ, अग्रवाल जी हम सबका इंतजार कर रहे हैं। घर में कैमरा लगा हुआ है, इसका पता पूनम को नहीं था, लेकिन जब सब लोग फोन पे नजर बनाए हुए थे तब वो देख रहे थे कि पूनम सिर्फ काम कर रही है। उसके अलावा उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया, न फोन चलाया, न किसी के कमरे में गई, न ही किसी चीज को हाथ लगाया और न ही रसोई में कोई चीज खा रही थी। इससे सब लोग बड़े ही इम्प्रेस हो गए थे उससे। भाभी अभी आप लोग आ गया ना तो अभी मैं चलती है, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ तुम जाओ पूनम, और सुनो ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ और पकवान है, खा लेना। आज पूरा दिन तुमने बड़ी मेहनत की है ना। ठीक है भाभी, शुक्रिया। आजकल ऐसी काम वाली कहाँ मिलती है भाभी? पूरा दिन इसने कितना काम किया, वो भी ईमानदारी से, बिना किसी काम चोरी के बिना। हाँ बिल्कुल, और फिर भी ये एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मांगती है। आज अगर पूनम घर को नहीं संभालती तो हम पार्टी एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ, कल घर में भी बुआ जी, फूफा जी, उनके बेटे बहुएं, बेटियां, दामाद सब लोग आ रहे हैं। अरे बेवकूफ, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने तो पूनम को कल जल्दी आने के लिए कहा भी नहीं। अरे दीदी, मुझे भी अभी याद आया, अब लगता है कल सारी मेहनत हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। पूनम की तारीफ करते वक्त पूजा ये भूल गई थी कि कल उन्हें पूनम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्यों? क्योंकि घर में बुआ जी का पूरा खानदान आने वाला था। लेकिन अब तो पूनम घर जा चुकी थी, रात भी काफी हो गई थी, इसलिए कोमल ने उसे फोन भी नहीं किया। अगले दिन सुबह, अरे पूजा, इतनी सारी सब्जियां पापा जी ने लाकर तो रख दी है, लेकिन मुझे तो ये सब देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। दीदी आपको चक्कर आ रहा है ऐसा मत कहो, मैं तो वैसे भी अच्छी नहीं हूँ खाना बनाने में। अरे अभी तक दोनों ने सब्जियां काटना शुरू नहीं किया। दोपहर को 15 लोग आने वाले हैं बुआ जी के घर से, याद है ना? माँ जी याद है, तभी तो इतनी चिंता में है, कैसे कब क्या करें। अरे जो भी करना है अच्छे से करना, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारी बुआ जी का खाना कम खाती है, ताने ज्यादा मारती है। माँ जी, एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से आप और ज्यादा डरा रही हैं। अरे क्या सोचा है, क्या बनाना है खाने में? मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया है। अरे टेंशन नको भाभी, मैं आ गई लिए, बोलो क्या करने का है? अरे पूनम तो आ गई इतनी जल्दी? आप लोग तकलीफ में है और मैं नहीं आएगी क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मदद कर दो बस, बाकी सब मैं कर लेगी। अरे तू तो देवी का अवतार है पूनम, तूने हमें डूबने से बचा लिया।
मैं आपके घर के पास रहती होती तब वो थोड़ी सी परेशानी भी नहीं होने देती, और नहीं तो क्या। लो, अब तो पूनम आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूनम ने आते ही सारी रसोई संभाल ली और खाना भी इतना अच्छा बनाया था कि बुआ जी के पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आया। लेकिन एक बात थी जो कोमल और पूजा के दिमाग में फिट सी हो गई थी और निकल नहीं रही थी। वैसे छोटी पूनम बोल तो सही रही थी, अगर वो हमारे घर के पास रहती होती तो हमें कितनी मदद मिल जाती। दीदी उससे कहते ना हमारे बंगले के पास वाला बंगला ले ले। अरे पागल, वो कैसे हमारे पास वाला घर ले सकती है? अरे दीदी आपने मुझे इतना पागल समझा है क्या? मैंने पूरी जानकारी हासिल की है, वो बंगला बिक रहा है, पूनम उसे ले सकती है। अरे नहीं नहीं छोटी, तू इतनी पागल नहीं है, सच कहा तूने, क्योंकि तू पूरी पागल है। अरे वो बंगला बिक भी रहा है तो पूनम क्या उसे ले पाएगी? अगर इतने ही पैसे होते तो क्या हमारे यहाँ काम कर रही होती? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू ना कुछ सोची मत, वो काम मुझ पे छोड़ दे। अच्छा तो आपने क्या सोचा है, कैसे उसे अपने करीब रख सकते हैं हम? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि हमारे ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, उसके 1-2 कमरे तो खाली है, क्यों ना हम वो पूनम को रहने के लिए दे दे। इससे वो हमारे पास में भी रहेगी और हम जब चाहे तब उससे मदद भी ले सकते हैं। अरे भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके लिए ना ऊपर का माड़ा चाहिए छोटी। लेकिन वो तो अपने कहा ना पूनम को देना है रहने के लिए ऊपर का माड़ा। तो ये ले केला खा और ज्यादा सोच मत। ठीक है ये भी सही है, वैसे भी ना मुझे सोच सोच कर घुटनों में दर्द हो रहा था, मैं केले ही खा लेती हूँ। कोमल ने अगले ही दिन पूनम को ये बात बताई कि वो ऊपर का एक कमरा उसे रहने के लिए दे रहे हैं। इस बात को सुनकर पूनम बड़ी ही खुश हो गई। अरे भाभी शुक्रिया, मैं ऊपर रहेगी तो आपको अकेला नहीं लगेगा किसी भी काम में। अरे तभी तो हम तुम्हें ये ऊपर वाला कमरा दे रहे हैं, तुम आज से ही शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, मैं मेरे पति और बच्चों के साथ आती है फिर रहने को, लेकिन ऊपर तो खराब होगा ना। एक काम करो, मैं सामान लेकर आती है, तब तक आप ऊपर की सफाई कर दो, ठीक है? हम सफाई करें? अरे चलो ठीक है ना, एक दिन कर देते हैं, वो भी सामान लेने तो जा रही है। हाँ भाभी आप सफाई कर दो, मैं आती है सामान लेकर। और सुनो जरा बाथरूम ना अच्छे से साफ करना, मेरे को जरा भी गंदगी पसंद नहीं है। चलो मैं आती है फिर। भाभी लेकिन हम, अरे कोई बात नहीं ना, आज के बाद तो किसी भी काम में वो मदद करेगी हमारी, आज हम कर देते हैं। चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो। दोनों देवरानी और जेठानी ऊपर का कमरा साफ करने जाती है और अच्छे से सब कुछ साफ कर देती है। देखो पूनम, सब कुछ साफ कर दिया हमने। चलो ठीक है, मैं भी सामान जमा देती है फिर। पूनम पहले नीचे का काम कर ले, खाना भी बना दे, फिर ये सामान जमा देना, ठीक है? अरे दीदी आज तो मैं सामान लेकर आई ली है, बहुत थक गई है। आज का दिन ना मैं छुट्टी लेती है, कल से मैं आपका सारा काम कर देगी। लेकिन आज हमने ऊपर की सफाई की, इसलिए कोई काम नहीं किया नीचे का, तुम मदद कर दो ना। अरे दीदी समझो ना आप, आज मैं भी बहुत थकी है, अभी ये सामान भी जमाना है ना मेरे को। ठीक है, लेकिन कल से जल्दी आ जाना नीचे। हाँ, कल मसाले भी पीसने हैं रसोई के, ठीक है? अरे पक्का पक्का, मैं सुबह ही आ जाएगी, आप चिंता न करो। दीदी मैं तो बहुत थक गई हूँ। छोटी चल, अभी आज का दिन ही है, कल से तो वो आ जाएगी। हाय राम। दोनों जेठानी और देवरानी ने ऊपर की भी सफाई की और नीचे अपने ससुराल की भी सफाई की। उसके बाद सबके लिए खाना बनाया। लेकिन उन दोनों को एक बात का सुकून था कि कल से उनके काम वाली बिल्कुल ऊपर ही रहती है, जब भी मदद की जरूरत होगी वो आ जाएगी। और हुआ भी कुछ अगले दिन ऐसा ही। सुबह होते ही पूनम जल्दी से काम पर आ गई। देखा, मैंने कहा था ना कि वो जल्दी आ जाएगी कल। हाँ दीदी मैं आ गई लिए, बोलो क्या क्या पीसने का है, मैं आपकी मदद करती है। हाँ ये लो गरम मसाला पीसना है और ये हल्दी भी कूटनी है, पापा जी को घर के बने हुए मसाले ही पसंद है। लाइए मैं पीस देती है। हाँ, जब तक मैं ये लाल मिर्ची और धनिया पाउडर कूट देती हूँ। कोमल, पूजा और पूनम तीनों मसाला पीसने में लग जाती हैं और मसाले अच्छे से पीस भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो पूनम कहती है वो चौंकाने वाला था। दीदी मेरे को हल्दी नहीं चाहिए, बस ये धनिया पाउडर और गरम मसाला दे दो, मैं हल्दी बाद में ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? अरे अब मैं भी तो ऊपर रहती है ना दीदी, अब से आपको ये मसाले पसंद है तो मेरे को भी यही डालने पड़ेंगे ना। मैं अलग डालेगी तो उसकी खुशबू से इनको तकलीफ नहीं होगी क्या? और मैं कभी भी ना सांप को तकलीफ नहीं दे सकती, इसलिए आधे मसाले मैं घर लेकर जाएगी और यही डालेगी। लाइए दे दीजिए। आधे मसाले? ये तो जितने उसने पीसे थे वही लेकर चली गई भाभी।
हाँ, पता नहीं क्या हो गया है पूनम को। भाभी, कहीं हमने उसे ऊपर का कमरा देकर गलती तो नहीं करती? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत सोच छोटी, कल घर में पार्टी है, देखना कैसे पूरा घर का काम करती है। बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव। लेकिन भाभी, मेरा ब्लड ग्रुप तो ए नेगेटिव है। अच्छा सॉरी, मैं भूल गई थी। क्या मेरा ब्लड ग्रुप? अरे नहीं, ये कि तेरा दिमाग घुटनों में है। कोमल और पूजा को लग रहा था कि पूनम की तेवर ऊपर आने से कुछ बदले बदले से लग रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि पार्टी में तो वो सबसे ज्यादा काम ही करेगी, इसलिए दोनों चुप रह गई। और ये खाने वाला बर्तन यहाँ रख दो। हाँ हाँ, मैं आ जाएगी, अब चिंता न को करो, बस मेरी साड़ी अच्छे से तैयार रखना। अरे पूनम, ये फोन रखो, आप काम पे ध्यान दो, कितना सारा काम पड़ा है पार्टी का। हाँ दीदी, बस रखती है ना फोन। भाभी, ये सुबह से फोन पे लगी पड़ी है, कभी साड़ी वाले के साथ, कभी पार्लर वाले के साथ बात कर रही है, इसको गहने खरीदने हैं, काम तो कुछ भी नहीं कर रही है ये। रुका, भी बताती हूँ मैं इसे, डांटना ही पड़ेगा आज तो। अरे दीदी, आप भी ना घर में इतना सारा काम पड़ेला है, अब दोनों बातों में लग गई, क्या है ये हटो में करती है। हम बातों में लगे पड़े हैं। चलो ठीक है, कर रही है ना काम, देख अब कैसे लग गई है काम पर। हाँ चलो, अब तो ये सब कुछ संभाल ही लेगी, हम लोग तैयार होने चलते हैं। हाँ चल चल, मेहमान बस आते ही होंगे। फाइनली पूनम काम पर लग गई और उसने पार्टी की सारी तैयारियां भी कर ली। पार्टी शाम को शुरू हो चुकी थी, सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अरे कोमल और पूजा, आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू मिसेस अग्रवाल, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। आप दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी तो अच्छा आ जाने वाली है पार्टी में। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो ये साड़ियां बस यूं ही ले ली थी। वाह, क्या साड़ी है। भाभी, वो देखो पूनम को, वो ऊपर से सीढ़ियों से ऐसे उतर रही है जैसे कोई अप्सरा हो। और ये इतना बन ठन के क्यों आ रही है लेकिन? भाभी, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है, अब क्या करें? चल चल कर देखते हैं। पूनम, तू इधर क्या कर रही है? अरे अब मैं ऊपर रहती है तो मेरी भी तो पार्टी हुई ना ये। अर्चना जी, ये आपकी तीसरी बहू है क्या जो ऊपर रहती है? हमें तो लगा था कि आपके दो ही बेटे हैं। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये तीसरी बहू कहाँ से आ गई। अरे कौन है ये? अरे माँ जी, ये अपनी पूनम है, पूनम, हमारी काम वाली। क्या? ये इतनी सुंदर कैसे लग रही है? अरे इसने तो हमसे भी ज्यादा अच्छी साड़ी पहनी है। भाभी, इसको ऊपर वाला कमरा क्या दे दिया, इसने तो खुद को इस घर की बहू ही समझ लिया है। वो देखो क्या कह रही है सबसे। अरे ये पार्टी की तैयारी तो सब मैनेज की है, आप ये पनीर टिक्का ट्राई करो। इस घर में क्या होता है, कैसे करना है, सब मेरे को पता है। इस घर की लेडीज को कुछ पता नहीं रहता है। और दो ऊपर वाला कमरा काम वाली को और नीचे ससुराल। अब वो तुम्हारी सास बनी पड़ी है, कल ही इसे ऊपर वाला कमरा खाली करवा देना। मेरा बस चले तो मैं अभी खाली करवा दूं पापा जी। अगले दिन सुबह, मैंने आपका नमक खाया है दीदी, और अब मेरे साथ ऐसा कर रही है। अरे नमक के साथ गरम मसाला, धनिया पाउडर, टमाटर, गोभी, सब कुछ खाया तुमने यहाँ से। क्यों भाभी? देखो अभी सिर्फ नमक बोल रही है। इसका स्क्रू ढीला है क्या भाभी? तुम इसको इग्नोर करो, लेकिन तुम अब हमें ऊपर वाला कमरा खाली कर दो, हमें जरूरत है उसकी, और अब से हम काम भी खुद ही कर लेंगे। ठीक है, लगते है आप लोग रोड पर आ गए हो। ऊपर वाला कमरा भाड़े पर चढ़ाओगी और काम भी खुद करोगी। अरे कोई नहीं दीदी, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो ये पूनम है, चलती है मैं। ये मेरी ऊपर वाली कोली का सामान भी आप लोग ही रख लो, मेरे को जरूरत नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये क्या बोलकर चली गई हमें? रोड पर आ गए हम। अरे दीदी, हमने ऊपर खोली कब बनवाई, लेकिन वहां तो कमरा था ना। अरे छोड़ ना तू पूजा। लेकिन मैंने तो कुछ पकड़ा ही नहीं। रुको तो सही भाभी। कोमल और पूजा ने अगले ही दिन पूनम को काम से और कमरे दोनों से निकाल दिया, और अब वो तलाश में है एक नई काम वाली की। अच्छा, तो कितनी जगहों पर काम कर चुकी हो तुम? अरे मैं तो बहुत फेमस है दीदी, मेरे को सब काम आता है, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। वो सब ठीक है, लेकिन रहती कहाँ हो तुम? अरे मेरे को किसी ने बताया, आप ऊपर वाला कमरा। नेक्स्ट। अरे बेटा, तेरी उम्र की लड़कियों की कब की शादी हो गई और तू बस शादी की बात को टालती ही जा रही है। माँ, शादी करना ही मेरी लाइफ का मोटिव नहीं है, और भी कई इंपॉर्टेंट गोल है मेरी लाइफ में। सबसे पहले मुझे अपना करियर सेट करना है, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना है,
उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अरे कैसे लाइफ सेट होगी तेरी? इतनी अच्छी तो जॉब है, अब क्या चांद पर जाना है तुझे? नहीं मम्मी, ये जॉब नहीं। जब तक मेरा प्रमोशन नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो माँ बाप के कहने पर गाय की तरह किसी भी खूंटे से जाकर बन जाए। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ प्लान की हुई है। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, मैं किसी भी ऐरे गहरे लड़के से शादी नहीं करने वाली। मुझे शादी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी ही तरह वेल सेटल्ड हो। इतनी मेहनत करके मैं लाइफ में यहाँ तक पहुंची हूँ। आप क्या चाहती हो, किसी भी सड़क छाप से शादी कर लूँ और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूँ? अरे भाई, ये ऐरा गहरा क्या होता है? अब कम से कम माँ बाप पर इतना भरोसा तो रखना ही चाहिए कि वो तेरे लिए जो लड़का पसंद करके लाएंगे वो कोई सड़क छाप लड़का तो होगा नहीं। अरे हम भी अपनी बेटी ब्याह रहे हैं, ठोक बजाकर ही रिश्ता लेंगे ना तेरे लिए। रहने दो मम्मी, मैंने देखा है मेरी सहेलियों की जिंदगी। उनके माँ बाप ने ही बर्बाद की है उनकी जिंदगी। जिस समय लड़की की शादी की बात आती है, माँ बाप को बस यही लगता है किसी भी तरह ये मुसीबत अपने सर से उतार कर दूसरे के सर पर डाल दो। शादी के बाद बेचारी लड़की किन हालातों में जी रही है इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में तो आप लोग बड़े आराम से ये कहकर साइड हो जाते हो कि बेटा अब ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता, हम तुम्हारे घर के बीच में नहीं बोल सकते। इसीलिए मम्मी, मैंने अपनी लाइफ की कमान अपने हाथों में ली हुई है। मुझे तो मुंह मांगा ससुराल चाहिए। अरे भैया, ये मुंह मांगा ससुराल क्या होता है? हमें भी तो पता चले। हमने तो आज तक इस ससुराल के बारे में सुना ही नहीं। माँ, तुम साफ साफ सुन लो, मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहां ना सास ससुर हो ना ननद हो, और अगर ननद हो भी तो शादीशुदा हो। मतलब एकदम सुकून की लग्जरी लाइफ चाहिए मुझे। बेटा, ऐसा ससुराल तो तुझे सिर्फ सपनों में मिल सकता है। ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ ना माँ बाप होंगे ना बहन भाई होंगे? तुझे किसी अनाथ से शादी करनी है क्या? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप ऐसा लड़का खोज कर ला सकती हो तो ठीक है, नहीं तो रोज रोज मुझे परेशान मत किया करो। पता नहीं कौन से मुहूर्त में पैदा हुई थी तू, हमेशा उल्टी बात करती है। इतनी बातों के बाद रूही वहां से उठकर चली जाती है। कुछ दिन खोजने के बाद उसकी माँ को एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। रूही, देख बेटा, जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा ही रिश्ता तेरे लिए ढूंढ कर लाई हूँ। मैंने ऐसा घर खोज लिया है जहाँ सास ससुर नहीं है और लड़के के पास गाड़ी बंगला अच्छी नौकरी सब पहले से है। तेरी लाइफ सेट हो जाएगी वहाँ। रूही लड़के की फोटो देखती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद उसकी सगाई की तारीख निकल आती है। सगाई के दिन रूही देखती है कि एक लड़की बार बार उसके होने वाले पति के आसपास घूम रही है और एंगेजमेंट के समय वही उसके पति को एंगेजमेंट रिंग देती है। अनूप, ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? अरे ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी बहन है। क्या तुम्हारी बहन भी है? तुम जरा रुको, मैं अपनी माँ से बात करके आती हूँ। इतना कहकर रूही स्टेज से उतरकर अपनी माँ के पास जाती है। मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहां पर ननद हो। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ये सगाई नहीं करने वाली। अरे तू पागल है क्या? बेटा, जगह माहौल देखकर तो बात किया कर। सब रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तू अब ऐसी बात कर रही है। और अपनी ननद की उम्र तो देख, शादी की उम्र हो गई है इसकी। वो इसी घर में थोड़ी ना जीवन भर पड़ी रहेगी। थोड़े दिन में शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तू आराम से राज करना अपने ससुराल में बेटा। देखो माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं शादी उसी घर में करूंगी जहां पर लड़की के घर में कोई नहीं होगा। और अब तुम चाहे जो भी कहो, मैं ये सगाई नहीं करने वाली। और उसके बाद रूही अनूप से अपनी सगाई तोड़ देती है। अगले दिन सुबह, रूही, जो तूने कल किया ना बेटा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तेरी वजह से दोनों घर की कितनी बदनामी हुई तुझे अंदाजा भी है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आपसे साफ साफ बताया था, लेकिन आप शायद समझ ही नहीं पाई। इतना कहकर रूही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में, अरे रूही, कल तो तेरी सगाई थी ना, कैसी रही? तेरे हाथ में अंगूठी नहीं दिख रही। मेरे हाथ में अंगूठी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी सगाई टूट गई है। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या लड़का अच्छा नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी शादी के लिए माँ को कुछ शर्तें बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझे लड़की के बारे में झूठ बोला। कुछ दिन बाद रूही के पड़ोस में रहने वाली काकी एक रिश्ता लेकर आती है और उसकी माँ को बताती है। बहुत अच्छा रिश्ता लाई हो काकी। जैसा रूही ने बताया है, ये परिवार बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। शाम को रूही के ऑफिस से आने के बाद उसकी माँ उसे काकी के लाए हुए रिश्ते के बारे में बताती है। नहीं माँ, अब मुझे कोई लड़का नहीं देखना।
आप एक बार दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनवा चुकी हो, अब मुझे आपके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। अरे बेटा, एक बार लड़के से मिलकर तो देख ले, एक बार मिलने में क्या जाता है। ठीक है, आप इतना जिद कर रही हो तो एक बार उसको घर में ही बुला लो, मैं घर में ही उससे मिलूंगी। लेकिन आप ये पहले ही चेक कर लेना कि उसके पास जो कुछ मैंने बताया वैसा ही होना चाहिए। 2 दिन बाद दीपक रूही के घर उससे मिलने आता है। उसको बड़ी सी गाड़ी से उतरते हुए देखकर रूही बहुत इम्प्रेस हो जाती है और अपनी माँ से शादी के लिए हाँ कर देती है। रूही बेटा, मैं तो कहूँगी तुम एक बार लड़के से मिल लो, उसके बारे में जान लो, क्योंकि लड़के के माँ बाप बहन कोई नहीं है। नहीं माँ, अब मुझे किसी से नहीं मिलना, जो भी देखना था मैंने देख लिया। और आप क्या चाहती हो कि इन सब के चक्कर में ये रिश्ता भी हाथ से चला जाए? अब तो आप बस तुरंत शादी के लिए हाँ कर दो। रूही की बात सुनकर उसकी माँ अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर दीपक और रूही की शादी करवा देती है और रूही दीपक की पत्नी बनकर उसके घर चली जाती है। शादी के कुछ दिन बाद रूही अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहां पर दीपक आता है। ये क्या रूही, इतना सज सवर कर ऐसे कपड़े पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? क्या दीपक, तुम भी मजाक कर रहे हो? अरे ऑफिस जाने का टाइम है भाई, कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा रंग ढंग देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। ऑफिस में कोई और भी है क्या जिसके लिए इतना सज सवर रही हो? ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो दीपक? तुम्हें क्या लगता है मैं कैरेक्टरलेस हूँ? मैं ऑफिस काम करने के लिए जाती हूँ, किसी को कुछ दिखाने नहीं। इतना कहकर ऑफिस के लिए लेट ना हो इसलिए रूही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को ऑफिस से आने के बाद रूही बहुत प्यार से दीपक के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर दीपक का वेट करने लगती है। दीपक के ऑफिस से आने के बाद, देखो दीपक, मैंने आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, फिर हम एक साथ खाना खाते हैं। सब कुछ मेरी पसंद का बनाया का क्या मतलब है? मैं तुम्हारा पति हूं तो मेरी पसंद का ही तो खाना बनेगा, या तुम्हारा किसी और की पसंद से खाना बनाने का मन था? रूही को दीपक का जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बिना खाना खाए डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है। अपना खाना खाने के बाद दीपक थाली में रूही के लिए खाना लेकर जाता है और अपने किए की माफ़ी मांगकर उसको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता है और रूही भी सब कुछ भूल कर खाना खा लेती है। फिर कुछ दिन इसी तरह शांति से बीतते हैं। एक दिन जब दीपक ऑफिस से आता है तो देखता है कि रूही किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। ये क्या तरीका है? मैं ऑफिस से घर आया हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? दिन भर तुम फोन पर लगी रहती हो ना। और इतनी बातें किससे करती हो? हाँ, रूही फ़ोन काट देती है। दीपक, ये क्या तरीका होता है बात करने का? मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रही हूँ, ये दिखाई नहीं देता क्या? मुझसे ज्यादा उल्टे तरीके से बात मत करना। एक तो पूरा पूरा दिन फोन पर पता नहीं किस किस से बातें करती रहती हो। कैसा कैसा रिश्ता है तुम्हारा किसके साथ, मुझे क्या पता? कैसा रिश्ता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहकर रूही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में, रूही तूने शादी भी कर ली और पार्टी भी नहीं दी, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं, एक दिन हम सब लोग बाहर चलते हैं और साथ में लंच करते हैं। रूही की शादी इतनी जल्दी में हुई थी कि वो ऑफिस से किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाई थी। घर आने के बाद पार्टी वाली बात रूही दीपक को बताती है। दीपक, ऑफिस में सब लोग मुझसे शादी की पार्टी मांग रहे हैं। तो बाहर कहीं और पार्टी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? सबको अपने घर में बुला लो, इतना बड़ा घर है हमारा। ठीक है दीपक। रूही अगले संडे सबको पार्टी के लिए इनवाइट कर लेती है। पार्टी में रूही अपने बॉस से बात कर रही थी, तभी दीपक वहाँ पर आता है। दीपक, ये मेरे बॉस हैं, उनकी वाइफ और बच्चे यहाँ नहीं होने के कारण पार्टी में नहीं आ पाए। अच्छा, ये तो मुझे दूर से दिखने में समझ में आ रहा था। तुम इतना हंस हंस के जो इनसे बात कर रही थी, क्या इन्हीं से दिन भर फोन पर बात करती हो? दीपक के मुंह से ऐसी बात सुनकर रूही का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। कैसी बात कर रहे हो दीपक? मिस्टर दीपक, तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? क्या मैं तुम्हें ऐसा वैसा आदमी लगता हूँ? अरे फिर मुझे क्या पता आप ऐसे आदमी हो या वैसे आदमी। और इतना हंस हंस के आप मेरी पत्नी से बात कर रहे हो, आपके अंदर जरा सी भी शर्म होती ना तो आप ऐसा थोड़ी ना करते। दीपक के मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर रूही के बॉस और उसके ऑफिस के सारे दोस्त बिना खाना खाए वहां से निकल जाते हैं और पार्टी में इस तरीके से सबके सामने बेइज्जत होने के कारण रूही के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। ऐसा होने के बाद ऑफिस में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, ये सोचते हुए रूही ऑफिस से भी रिजाइन कर देती है। एक दिन रूही के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है।
रूही बेटा कैसी है तू? इतना भी क्या बिजी हो गई कि माँ का हाल चाल लेने का भी समय नहीं मिलता। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अरे रूही तुझे पता है, जिस अनूप से तूने अपनी सगाई तोड़ दी थी ना, उससे तेरी मौसी की लड़की प्रिया की शादी हो गई है। क्या बात कर रही हो माँ, ऐसा कैसे हो गया? अरे तेरी सगाई में तेरी मौसी की लड़की भी आई थी ना, उसे अनूप बहुत पसंद आ गया था, तो उसने अनूप से शादी कर ली। अरे सच में क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल रानी बनाकर रखता है प्रिया को। प्रिया का जीवन तो पूरे मौत से कट रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं। और जिस ननद की वजह से तूने शादी तोड़ी थी ना, वो उसको बिल्कुल अपनी बहन जैसा प्यार करती है। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फ़ोन पर ही रोने लगती है। अरे क्या हो गया बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं क्या बताऊं, दीपक के पास बड़ा घर बड़ी गाड़ी तो है, लेकिन उसकी सोच बहुत छोटी है। अगर मैं किसी से फ़ोन पर बात करती हूँ तो कहता है तुम किससे बात कर रही हो, ज़रूर तुम्हारा किसी से चक्कर है। और आपको पता है उसके शक करने के चक्कर में मुझे अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ी। अरे बेटा तेरी जिंदगी में इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। किस मुँह से आपको बताओ, मैंने जो किया है उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। आज अगर घर में दीपक के माँ बाप होते, उसकी बहन होती, तो कम से कम मैं अपना दुख किसी से कह तो पाती, कोई तो उसे समझाता। रूही तू ऐसा क्यों सोचती है बेटा, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है तो परेशान मत हो, हम कल ही आकर दीपक से बात करते हैं। अगले दिन दीपक के घर पर। दीपक बेटा, रूही बता रही थी कि तुम उसके ऊपर शक करते हो, बात बात पर उसे डोमिनेट करते हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है पापा, मैं उसके ऊपर शक नहीं करता हूँ। अरे वो मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी के बारे में अगर मैं कुछ जानना चाहता हूँ, उसे कुछ पूछ लेता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसके ऊपर शक करता हूँ। आखिर मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो किससे बात कर रही है। और पार्टी में तुमने उसके साथ जो बदतमीजी की, जिसकी वजह से उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, इस बारे में क्या कहना है? अब जॉब छोड़ना ना छोड़ना इसका निर्णय मम्मी जी उसका है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो जो अपनी आंखों से देखा तो बस पूछ लिया। दीपक रूही के माँ बाप के साथ भी ढंग से बात नहीं करता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही रोते हुए रूही की ज़िंदगी के कुछ दिन और बीत जाते हैं और जब दीपक की हरकतें उससे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। माँ, मुझे लगता है अब इस घर में और दिन रहना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर मैं यहाँ रही तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा? आपको सब कुछ पता है ना, आपसे कुछ छुपा नहीं है माँ। आप भी तो बात करने आई थी उससे, आप लोगों ने उसकी बातचीत करने का तरीका देखा था ना, वो दिन पर दिन बद से बदतर होता जा रहा है। बेटा ऐसा कर तो अपने घर वापस आ जा, हमने बस तेरी शादी करी है, तुझसे सारे रिश्ते नहीं तोड़े, तो आज भी हमारी बेटी है। रूही दीपक के ऑफिस जाने के बाद अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। रूही, कहाँ चली गई हो तुम? तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे देर रात तक बाहर घूमने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। मुझे तुमसे ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी दीपक। मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ, बल्कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़कर आ गई हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनकर दीपक को झटका सा लगता है। रूही ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो रूही। पर रूही दीपक की कोई बात नहीं सुनती और तुरंत फ़ोन काट देती है। दीपक तुरंत ही रूही के मायके पहुंच जाता है। रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसे बिना बताए घर छोड़कर आ गई। अगर कोई समस्या आती तो मुझे बताती, हम पति पत्नी हैं, हम आपस में उसका हल निकालते। मुझे तुम्हारे साथ अब उस घर में एक दिन भी नहीं बिताना। मेरे हंसने बोलने उठने बैठने हर बात के कंट्रोल करने की कोशिश की तुमने। तुम्हारे उस सोने के पिंजरे में जितने दिन मैंने गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन थे। आज मैंने जाना कि ससुराल में हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। अगर आज मेरे सास ससुर और ननद होते तो तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कभी भी नहीं होती। मैं ही बस पैसे और सुख सुविधाओं के लिए पागल थी। मैंने तो शादी के लिए शर्तें रखते समय ये कभी सोचा ही नहीं था कि अगर लड़का ही अच्छा नहीं होगा तो उसकी दौलत का मैं क्या करूँगी। पैसा तो मैं नौकरी से कमा ही रही थी। अगर मैं अमीर लड़का ढूंढने के बजाय अच्छे लड़के ढूंढने पर ध्यान देती तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। दीपक रूही के माँ बाप को भी मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रूही के माँ बाप भी अब दीपक को अच्छे से पहचान चुके थे।
वो दोनों भी रूही को दीपक के साथ भेजने से सख्त मना कर देते हैं और मजबूरी में दीपक को वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद रूही दीपक के पास तलाक का नोटिस भेजती है। दीपक रूही को फ़ोन करके फिर से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन रूही अपने फैसले पर अडिग रहती है और दीपक के साथ जाने से मना कर देती है। कुछ दिन अपने घर में माँ बाप के साथ रहने के बाद वो दोबारा से जीना शुरू करती है और जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन उसे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है।